अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्विक लर्निंग विद नूर। आज हम अहमद अली के नॉवल ट्वाइलाइट इन दिल्ली के थर्ड सेक्शन को स्टार्ट करने लगे हैं, जिसके थर्ड सेक्शन के फर्स्ट चैप्टर में असगर और बिल्किस की उपटन सेरेमनी को डिस्क्राइब किया जाता है। असगर की शादी को अभी 15 दिन बाकी होते हैं, मगर उनके घर मेहमान आना शुरू हो जाते हैं। मीर निहाल के घर की खवातीन खाना बनाने और कपड़े तैयार करने में मसरूफ होती हैं। जब असगर और बिल्किस की शादी में सिर्फ 3 दिन बाकी रह जाते हैं, तो असगर के घर वाले बिल्किस को शादी का जोड़ा और कुछ दूसरे गिफ्ट भी देते हैं, जिनमें मेकअप, ज्वेलरी और मिठाइयाँ शामिल हैं। फिर एक औरत मिर्जा शहबाज बेग के घर आती है और बिल्किस को शादी का जोड़ा पहनाती है। वो बिल्किस को जेवर से सजाती है और उसे एक पर्स भी देती है, जिसमें 101 रुपए होते हैं। अहमद वजीर, जो कि मीर निहाल का फैमिली बार्बर है, और गफूर, जो कि उसका मेड सर्वेंट है, वो दोनों इकट्ठे बैठकर हुक्का पीते हैं। मीर निहाल का दोस्त मीर निहाल को यह ऑफर देता है कि वो अपने मेड सर्वेंट गफूर की शादी उसकी भतीजी से करवा दे, और इस बात को टालने के लिए मीर निहाल उसे ये कह देता है कि वो गफूर से डायरेक्टली बात कर ले, जबकि गफूर मीर निहाल के फ्रेंड का वेडिंग प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेता है। इसी वजह से मीर निहाल को ना चाहते हुए भी इस शादी के लिए रजामंद होना पड़ता है। असगर का कजन अशफाक और उसका भाई मीर इजाज हुसैन असगर को उसकी शादी के मौके पर तोहफे देते हैं, और उन गिफ्ट्स में एंगेजमेंट रिंग के अलावा पान और शुगर भी शामिल है। असगर भी बहुत ज्यादा खुश होता है, क्योंकि उसकी शादी उसी लड़की के साथ तय होती है जिससे उसने मोहब्बत की थी। असगर की उपटन सेरेमनी में सारे लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं, और वो इसी खुशी को मनाने के लिए असगर को मिठाई भी खिलाते हैं। चैप्टर 2 में असगर और बिल्किस की वेडिंग सेरेमनी को डिस्क्राइब किया जाता है। फाइनली असगर की शादी का दिन आ जाता है, और अहमद वजीर असगर की शादी के दिन उसे तैयार करता है, जबकि उसका बड़ा भाई हबीबुद्दीन पगड़ी बांधने में उसकी हेल्प करता है। मीर निहाल, बेगम निहाल और हबीबुद्दीन असगर की शादी पर बहुत ज्यादा खुश होते हैं। असगर और बिल्किस की शादी 90 मिनट्स लेट स्टार्ट होती है, क्योंकि अभी वेडिंग की बहुत सारी प्रिपरेशंस बाकी हैं। शरफुल्ला ग्रूम यानी कि असगर की साइड को, जबकि चुन्नू ब्राइड यानी कि बिल्किस की साइड को रिप्रेजेंट करता है। निकाह ख्वां जब असगर का निकाह बिल्किस से करवाता है, तो असगर को एक अजीब सी उदासी महसूस होती है, और ये उदासी असगर की फ्यूचर लाइफ की फॉरशैडोइंग करती है, क्योंकि वो अपनी मिस्ट्रेस मुश्तरी बाई को छोड़कर बिल्किस का हाथ थाम लेता है, जो कि उसे हर तरह का फिजिकल प्लेजर देती थी, मगर ये फिजिकल सेटिस्फेक्शन उसे कभी भी बिल्किस नहीं दे पाती। और जैसा कि आपने अपनी लाइफ में बहुत सारी निकाह सेरेमनी को अटेंड किया होगा, और आपको ये मालूम होगा कि निकाह पढ़ने के बाद सब लड़का और लड़की के लिए दुआ करते हैं। सिमिलरली बिल्किस और असगर के निकाह में आए हुए सारे गेस्ट उन्हें शादी की मुबारकबाद देते हैं, और उनके लिए हैप्पी मैरिड लाइफ की दुआ भी करते हैं। रुखसती का वक्त आ जाता है, और बिल्किस की फैमिली ट्रेडिशनल फैमिलीज की तरह उदास होना शुरू हो जाती है, क्योंकि वो ये अच्छे से जानते हैं कि अब बिल्किस उनके घर को छोड़कर अपने हस्बैंड के साथ उसके घर जा रही है। शादी के खत्म होने के एक हफ्ते तक असगर के घर मेहमान शादी की रसूमात को अदा करने के लिए रुकते हैं। चैप्टर 3 में यह बताया जाता है कि बेगम शहबाज अपनी मेड सर्वेंट चंबेली को भी बिल्किस के साथ तोहफे के तौर पर भेज देती हैं, ताकि वो असगर के घर जाकर हर काम में बिल्किस की हेल्प कर सके। शादी के कुछ अर्सा बाद असगर को यह महसूस होना शुरू हो जाता है कि बिल्किस उससे उतनी मोहब्बत नहीं करती जितनी मोहब्बत वो बिल्किस के साथ करता है, और इसी वजह से वो बिल्किस और अपने वेडिंग रिलेशनशिप से बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट भी हो जाता है। असगर इस आइडिया को ज्यादा पसंद करता है कि बिल्किस उससे मोहब्बत करती है, जो कि उसकी होप्स और ड्रीम्स को रिप्रेजेंट करता है। बिल्किस के इस एटीट्यूड की बेसिक रीजन को हम ऑलरेडी बिल्किस के कैरेक्टर एनालिसिस में डिस्कस कर चुके हैं। बिल्किस की परवरिश उसकी मदर की बजाय उसकी आंट ने रिलीजियस एनवायरनमेंट में की थी, जिसमें उसे यह सिखाया गया था कि शादी का मतलब दूसरे घर में जाकर अपने हस्बैंड और उसकी फैमिली की खिदमत करना है। इसके बाद सैयद यानी कि मीर निहाल की फैमिली महरू और मिराज की शादी की तैयारियां करना शुरू कर देते हैं। बिल्किस रोजाना मीर निहाल के लिए अच्छे अच्छे खाने पकाती है, जिसकी वजह से मीर निहाल बिल्किस को अपनी बहू के तौर पर पसंद करना शुरू कर देता है, क्योंकि बिल्किस ये अच्छे से जानती है कि मर्द के दिल का रास्ता पेट से होकर जाता है। बाहर की एक रात को बिल्किस असगर को ये कहती है कि उसका ये ख्याल है कि अब असगर को एक अच्छी जॉब ढूंढ लेनी चाहिए, ताकि वो अपना खर्चा खुद उठाकर अपनी जिंदगी हंसी खुशी गुजार सके। असगर भी अपने दिल की बात बिल्किस से कहता है कि उसका ये ख्याल है कि उन्हें एक अलग घर खरीद लेना चाहिए। चैप्टर 4 में ये बताया जाता है कि बिल्किस प्रेग्नेंट हो जाती है, मगर वो फिजिकली बहुत ज्यादा वीक होती है। बिल्किस असगर की खुदा की तरह इबादत करना शुरू कर देती है। असगर बिल्किस के लिए इंग्लिश शूज लेकर आता है, ताकि वो उन्हें महरू की शादी पर पहन सके, और ये इंग्लिश शूज वेस्टर्न सिविलाइजेशन को सिंबलाइज करते हैं, जिसको असगर ने आहिस्ता आहिस्ता अडॉप्ट करना शुरू कर दिया था। मीर निहाल जब मिराज का बदसूरत चेहरा देखता है, तो वो उसकी शादी अपनी बेटी महरू से करवाने से इनकार कर देता है। हकीकत ये है कि मिराज की फैमिली ने मीर निहाल की फैमिली से ये बात छुपाई थी कि शिकार करते हुए मिराज एक गोली चलाता है, जो कि हादसाती तौर पर उसी के चेहरे पर लग जाती है, और इसी वजह से उसका आधा चेहरा
चेहरा खराब हो जाता है। हबीबुद्दीन जो कि मीर निहाल का सबसे बड़ा बेटा है, वो मीर निहाल को ये समझाता है कि अगर हमने महरू की शादी मिराज से नहीं करवाई तो हमारी फैमिली रेपुटेशन खराब हो जाएगी और कोई भी दूसरा आदमी महरू से शादी नहीं करेगा, जो कि दिल्ली में रहने वाले मुस्लिम्स के ओल्ड माइंड सेट को रिप्रेजेंट करता है। मीर निहाल ना चाहते हुए भी इस शादी के लिए रजामंद हो जाता है, जो कि मीर निहाल की वीकनेसेस को सिंबलाइज करता है। जब शादी में मौजूद सारी औरतें बिल्किस के इंग्लिश शूज का मजाक उड़ाती हैं, तो बिल्किस सारा मामला जाकर असगर को बताती है, जो उससे ये वादा करता है कि वो जल्द ही इस घर को छोड़कर चले जाएंगे। और असगर की ये एक्टिविटीज ये रिप्रेजेंट करती हैं कि जैसे टाइम गुजरने के साथ साथ लोगों का माइंडसेट चेंज होता है, वैसे ही दिल्ली की सिचुएशन भी बहुत जल्द चेंज होने वाली है। चैप्टर 5 में ये बताया जाता है कि शहबाज बेग यानी कि बिल्किस के फादर असगर को एक फर्म में जॉब हासिल करने में हेल्प करते हैं। बिल्किस अपनी डिलीवरी के लिए अपनी माँ बेगम शहबाज के पास चली जाती है। ये डिलीवरी बिल्किस के लिए बहुत ज्यादा पेनफुल होती है, मगर इस डिलीवरी से बिल्किस एक लड़की को जन्म देती है और बिल्किस अपनी बेटी को जहां आरा नाम देती है, जिसे सब बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। मिर्जा शहबाज बेग की डेथ हो जाती है और जैसा कि असगर ने बिल्किस के साथ वादा किया था, असगर और बिल्किस अपना घर छोड़कर बेगम शहबाज के घर के करीब ही एक नया घर खरीद लेते हैं, जिससे मीर निहाल की फैमिली का बॉन्डेज मुकम्मल तौर पर टूट जाता है। असगर और बिल्किस के नए घर को एक सिंबल के तौर पर यूज किया गया है, जो उन मुस्लिम्स को सिंबलाइज करता है जो कि अपनी रूट्स और ट्रेडिशंस को छोड़कर चले जाते हैं। बिल्किस बेगम शहबाज के अकेले होने की वजह से दिन के वक्त बेगम शहबाज और अपनी छोटी सिस्टर जोहरा के साथ आकर रहती है, जबकि शाम को उसका हस्बैंड जब जॉब से वापस आ जाता है तो वो उसके पास चली जाती है। सईद हसन जो कि पहले महरू से शादी करना चाहता था, उसका प्रपोजल नसीरुद्दीन की बेटी सुरैया के लिए कबूल कर लिया जाता है। वो असगर के घर भी उससे मिलने जाता है और उसके इंग्लिश स्टाइल ऑफ लिविंग को सख्त नापसंद भी करता है और असगर के स्टाइल ऑफ लिविंग को अगेन वेस्टर्न सिविलाइजेशन के लिए सिंबल के तौर पर यूज किया गया है। सईद हसन ये देखकर बहुत ज्यादा उदास हो जाता है कि कैसे इंडिया में रहने वाले लोग अपने कल्चर को आहिस्ता आहिस्ता भूलते जा रहे हैं। वो असगर को सीधे रास्ते पर लाने के लिए मीर आशिक की कहानी भी सुनाता है। मीर आशिक वो आदमी था जो जब भी अपनी गली से गुजरता था तो गली के लड़के उसे परेशान करते थे, मगर एक बार जब वो हिम्मत कर लेता है तब वो उन लड़कों को कहता है कि वो उनका आकर मुकाबला करें और वो उन लड़कों से लड़ने के लिए अपने साथ तलवार भी लेकर आता है। असगर सईद हसन को रिलैक्स करने के लिए ये कहता है कि तमाम नई चीज़ों को पहले शक की नज़र से ही देखा जाता है, मगर बाद में जब लोगों का यकीन उन चीज़ों पर पुख्ता हो जाता है तो वो उन चीज़ों को इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। चैप्टर 6 में 1913 का टाइम पीरियड दिखाया गया है, जिसमें दिल्ली स्पेशली चांदनी चौक में चेंजेस आना शुरू हो गए हैं। दिल्ली और चांदनी चौक में रहने वाले लोग इस बात पर बहुत ज़्यादा नाराज होते हैं और वो ये महसूस करना शुरू कर देते हैं कि वो अपने घरों को खो रहे हैं। ब्रिटिश का रूल अपनी पूरी ऊंचाई पर है और इंडियंस अपने ओल्ड दिल्ली को खो रहे हैं। मीर निहाल ज्यादा वक्त अपने घर पर रहना शुरू कर देता है और वो ये महसूस करता है कि उसका शहर अब उसका नहीं रहा। मीर निहाल घर पर रहते हुए अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को उर्दू लैंग्वेज भी सिखाता है, जो कि मुस्लिम कल्चर और लैंग्वेज को सिंबलाइज करती है। मीर निहाल अपने ग्रैंड चिल्ड्रन पर चिल्लाता भी है, जो कि जमीन से पैसे उठाकर अपने लिए चीजें खरीद लेते हैं। और ये इंसिडेंट्स रिप्रेजेंट करते हैं कि कैसे मॉडर्न वर्ल्ड में सब लोग सेल्फिश हो चुके हैं। गफूर, जिसकी शादी मीर निहाल के फ्रेंड शेख मोहम्मद सादिक की भतीजी से हुई थी, उसकी वाइफ की डेथ हो जाती है, जो कि वर्ल्ड वार फर्स्ट में होने वाली डेथ और डिस्ट्रक्शन को रिप्रेजेंट करती है। और गफूर पहले से भी ज्यादा खामोश हो जाता है, जो कि ये रिप्रेजेंट करता है कि कैसे वर्ल्ड वार फर्स्ट की वजह से लोगों को सब कुछ खामोशी से बर्दाश्त करना पड़ता है। वर्ल्ड वार फर्स्ट की वजह से सारी दुनिया में बेसुकूनी फैली होती है, मगर मीर निहाल का घर पुरसकून होता है। चैप्टर 7 में ये बयान किया गया है कि जब असगर अपने बड़े भाई हबीबुद्दीन से मिलता है तो हबीबुद्दीन उसे ये बताता है कि इंग्लिश इंडिया में रहने वाले सारे ग्रुप्स में से सबसे ज्यादा मुसलमानों से डरते हैं। मीर निहाल जब असगर, हबीबुद्दीन और कुछ दूसरे लोगों के दरमियान इस गुफ्तगू को सुनता है तो वो बहुत ज्यादा खुश होता है। हबीबुद्दीन के बेटे का नाम नासिम है, जिसकी उम्र सिर्फ 12 साल है और वो सैयद फैमिली में अपनी इंपॉर्टेंस को तब पहचानता है जब उसे ये पता चलता है कि सिर्फ वही पूरे खानदान में एक गवर्नमेंट ऑफिसर का बेटा है। वो एक पोम पढ़ के सुनाता है जो कि पैट्रियोटिज्म यानी कि हुब्बुल वतनी को रिप्रेजेंट करती है। सईद हसन और सुरैया की शादी के बाद एक बच्चा होता है, मगर वो इंडिया की पॉलिटिकल सिचुएशंस और सर्कमस्टांसेस में इंटरेस्ट नहीं रखता। सईद हसन का ये यकीन है कि ये सब खुदा के मामलात हैं और इंसानों को इन मामलात में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। वो अपनी बात को अच्छी तरह समझाने के लिए एक बार्बर और किंग की स्टोरी सुनाता है, जहाँ पर बार्बर कॉमन मैन जबकि किंग गॉड को रिप्रेजेंट करता है। किंग के पूछने पर बार्बर उसे बताता है कि दुनिया में कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जिसके पास 2 सोने के सिक्के ना हो। बाद में उस बादशाह का वजीर ही उस बार्बर के 2 सोने के सिक्के चुरा लेता है। थोड़े दिन गुजरने के बाद
बादशाह उसके सोने के सिक्के वापस कर देता है। सईद हसन इस स्टोरी के थ्रू ये मैसेज प्रेजेंट करता है कि हमें कभी भी हाई पावर रखने वाले के मामलात में मदाखलत नहीं करनी चाहिए। यहाँ पर हाई पावर से मुराद खुदा है, जो किसी को ज्यादा रिस्क देता है और किसी को कम देता है, और जब उसका दिल चाहता है तो वो इंसान को अता कर देता है और जब दिल चाहे तब छीन लेता है। चैप्टर 8 में ये बताया जाता है कि बिल्किस की डेथ के बाद असगर उसकी सिस्टर जोहरा से शादी करने के लिए अपनी माँ से बात करता है, क्योंकि जोहरा ही असगर की बेटी जहाँ आरा का ख्याल रखती है और उसे ये महसूस होता है कि उसकी बेटी के लिए जोहरा ही बेस्ट मदर का रोल प्ले कर सकती है। यही सारी बातें हमसाए में रहने वाली हंचबैक आंटी सुन लेती हैं। हंचबैक एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें इंसान की रीढ़ की हड्डी उभर आती है, और वो आंटी असगर और बेगम निहाल की बातों को सुनकर अपनी कैट को ये बताती है कि दुनिया बहुत ज्यादा खुदगर्ज हो चुकी है, जैसा कि असगर बहुत जल्द ही अपनी मरहुमा बीवी बिल्किस को भूल चुका है। जब बेगम जमाल बेगम शहबाज के पास असगर और जोहरा के रिश्ते के लिए जाती है तो उसके प्रपोजल को सुनकर बेगम शहबाज ये जवाब देती है कि वो कभी भी जोहरा की शादी असगर के साथ नहीं करवाएगी। बेगम जमाल के बार बार इसरार करने पर बेगम शहबाज उसकी बात को टालते हुए ये कहती है कि वो अपने सन इन लॉ अशफाक के साथ मशवरा करके ही कोई फाइनल डिसीजन लेगी। असगर को इस बात से परेशानी होने लग जाती है क्योंकि बिल्किस और असगर की शादी के वक्त से ही उसकी अशफाक से नहीं बनती थी। जब बेगम शहबाज जोहरा को असगर के घर जाने से मना कर देती है तो जोहरा असगर से छुपकर मिलना शुरू कर देती है, क्योंकि वो भी उसे पसंद करने लग जाती है। एक फकीर जब बेगम जमाल से खाना मांगता है तो वो उसे खाना नहीं देती, जो कि ह्यूमन की सेल्फिश नेचर को रिप्रेजेंट करता है। मीर निहाल और बेगम निहाल को ये महसूस होना शुरू हो जाता है कि बेगम जमाल की वजह से ही असगर की शादी जोहरा के साथ नहीं हो पा रही। इस बात पर मीर निहाल और बेगम जमाल की आपस में बहस भी हो जाती है। बेगम जमाल मीर निहाल को ये धमकी देती है कि वो उसका घर छोड़कर चली जाएगी, जहाँ पर वो पिछले 40 साल से उन सबके साथ मिलकर रहती आई है। जब वो मीर निहाल का घर छोड़कर चली आती है तो सब लोग बहुत ज्यादा उदास हो जाते हैं और उसकी गैर मौजूदगी में सबको ऐसा महसूस होना शुरू हो जाता है जैसे कि वो मर चुकी है। चैप्टर 9 में ये बताया जाता है कि मीर निहाल अपने दोस्त नवाब पठान के घर से वापस आता है। वो छत पे जाके कबूतरों को देखना शुरू कर देता है और लोगों के लिए दिल्ली में कबूतरों को रखना मुश्किल हो जाता है। पिजन्स इंडियन कल्चर को सिंबलाइज करते हैं, जिस पर अब ब्रिटिश ने हुकूमत करना शुरू कर दी है। वो जब शाम की नमाज अदा करके घर वापस आता है तो उसकी तबीयत खराब होना शुरू हो जाती है और वो अचानक से ही जमीन पर गिर जाता है। जब डॉक्टर को बुलाया जाता है तो डॉक्टर ये बताता है कि मीर निहाल को पैरालिटिक स्ट्रोक हुआ है। डॉक्टर मीर निहाल की फैमिली को ये भी बताता है कि मीर निहाल की बॉडी की राइट साइड पैरालाइज हो चुकी है। मीर निहाल क्योंकि एक ट्रेडिशनल और कल्चरल मैन है, इसीलिए उसकी पैरालिसिस दिल्ली में रहने वाले मुस्लिम्स के ओल्ड कल्चर की पैरालिसिस को सिंबलाइज करती है। मीर निहाल भी मुस्लिम्स के ओल्ड कल्चर की तरह सहारे के बगैर चलने के काबिल नहीं रहता। मीर निहाल की कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए होम रेमेडीज और ऑयल्स का भी यूज किया जाता है, मगर इनसे भी कोई असर नहीं पड़ता। मीर निहाल को इस बात से सख्त नफरत थी कि वो किसी पर भी डिपेंडेंट हो, इसीलिए वो बार बार ये ख्वाहिश करता है कि वो पहले की तरह ही सेहतमंद हो जाए। उसका मेड सर्वेंट गफूरिया नोटिस करता है कि वो बच्चों जैसी हरकतें करना शुरू कर देता है, जो कि उस मेंटल ट्रॉमा को सिंबलाइज करता है जो कि वर्ल्ड वार फर्स्ट की वजह से लोगों को फेस करना पड़ा था। वो एक मेल और फीमेल मुंगोस को फिजिकल रिलेशनशिप बनाते हुए देखता है। मुंगोस को आप क्लियरली स्क्रीन पर नजर आने वाली पिक्चर के थ्रू देख सकते हैं और उन मुंगोस को देखकर मीर निहाल को अपनी मिस्ट्रेस बबन जान की याद आना शुरू हो जाती है। और यहाँ पर नॉस्टैल्जिया के थीम को दोबारा हाईलाइट किया गया है, क्योंकि मीर निहाल प्रेजेंट में बेगम निहाल के साथ रहते हुए भी पास्ट की बबन जान की यादों में खोया रहता है। चैप्टर 11 यानी कि सेक्शन के लास्ट चैप्टर में यह डिस्क्राइब किया जाता है कि असगर ये फील करना शुरू कर देता है कि उसने अपनी वाइफ बिल्किस के साथ बहुत बुरे तरीके से बिहेव किया है। बिल्किस असगर को ये कहती है कि वो उसकी सेहत को लेकर ज्यादा परेशान ना हो और वो ये जानती है कि वो जल्द ही मरने वाली है। असगर बिल्किस से अपनी पुरानी गलतियों की माफी मांग लेता है और वो अगले ही दिन बिल्किस के साथ इंग्लिश मेडिसिन वाले डॉक्टर को कंसल्ट करता है, जो असगर को ये इन्फॉर्म करता है कि उसकी वाइफ बिल्किस को ट्यूबरकुलोसिस यानी कि टीबी की बीमारी है। और ये सुनकर असगर बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है और वो पहले से भी ज्यादा बिल्किस का ख्याल रखना शुरू कर देता है। जब बिल्किस को ये फील होना शुरू हो जाता है कि उसका हस्बैंड पहले से भी ज्यादा उसकी केयर करता है तो वो ज्यादा तेजी से रिकवर होना शुरू हो जाती है। और सैयद फैमिली ये सोचती है कि शायद बिल्किस की सेहत याबी की सूरत में उन्हें दोबारा खुश होने का मौका मिल जाएगा। तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव थी तो वीडियो को लाइक शेयर करके एक अच्छा सा कमेंट भी कर दें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेक्चर्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए आप मेरी फेसबुक आईडी को भी फॉलो कर सकते हैं। न्यू टॉपिक्स की सजेशन भी आप नीचे कमेंट सेक्शन या कम्युनिटी टैब में दे सकते हैं। तो अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह वी विल मीट इन द अपकमिंग वीडियो लेक्चर। टेक ग्रेट
टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।